चैप्टर नंबर 5 की बात करनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 5। सर जी पहले 5 और 6 की बात करूंगा, फिर 2 की तरफ जाऊंगा। सर आसान टॉपिक है, आसान बात है, इसको आसानी से मैं आपको समझाता हूं, सिर्फ देखिएगा। आपने असल में इसको समझने के लिए ना पहले ये समझना पड़ेगा कि यार हमारे कंप्यूटर में क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो पहले मैं आपको फाइल सिस्टम समझाता हूं। यार हमारा मोबाइल है या हमारा लैपटॉप है, उसमें हमारे सामने विंडो आती है, हम क्लिक करते हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, क्लिक करते हैं, हमारे कंप्यूटर में फाइल है, वीडियो पड़ी हुई है, वो वाली वीडियो आप प्ले करते हैं तो आपका लेक्चर चलता है। एक ये वाला सिस्टम है जो आप सबको पता है, इसको कहते हैं फाइल सिस्टम। ये सादा सिस्टम है, आपके पास डाटा सेव होगा, आप उस डाटा को एक्सेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वो वीडियो प्ले हो जाएगी और ये फाइल सिस्टम ठीक हो गया। अब आ जाएं आप दूसरे सिस्टम की तरफ। वो जो दूसरा सिस्टम जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहा है वो क्या है। मैंने आपको ये वाला लेक्चर जो कल वाला था, मुझे बच्चों ने कहा कि सर वो लेक्चर में दे, हमने एक बार दोबारा उसको सुनना है, या ऑनलाइन भी बहुत से बच्चे थे, हमने वो शेयर किया। अब एक तरीका तो ये है कि मैं वो सब आपको शेयर कर दूं, आपकी ड्राइव पर वो डाटा आए। वो जनाब फाइल बनी है 2 GB की, तो जनाब मैं आपको USB में दे दूं, या मैं आपको वो फाइल दूं और आप वो फाइल डाउनलोड करें, वो आपके सिस्टम पे आए, वो चले, ये फाइल सिस्टम है। लेकिन एक तरीका और भी है मेरे पास, बजाय इसके कि वो आपके सिस्टम पर सेव होके चले, मैं क्यों ना उसको YouTube पर डाल दूं और आप YouTube से उसको चला लें, और ये आप सारे लोगों को अलग-अलग उस फाइल को सेव ना करना पड़े। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। ये बुनियादी तौर पे डेटाबेस है। मैंने आपको ये जड़ बताई है कि सबसे पहले तो ये समझे कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फर्क क्या है। क्योंकि फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आप हर रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर डाटा एक कॉमन जगह पे पड़ा हुआ है और सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, और एक से ज्यादा, मेरा ख्याल है 1000+ व्यूज इस वक्त उस वीडियो के हो चुके हैं जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब बात यह है कि एक से ज्यादा लोग उसको एट अ टाइम सब देख रहे हैं। सर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक वक्त मल्टीपल लोग उसको देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सर जी फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डाटा स्टोर्ड होता है सिस्टम में, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता। डाटा रिडंडेंसी होती है, डुप्लीकेशन होएगी ना। हर बच्चा 1000 बच्चा उसको डाउनलोड करता, तो इसका मतलब है 2000 GB की स्पेस इस्तेमाल होती। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? नहीं भी इस्तेमाल, डाटा कॉमन जगह पे था, मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर सके। डाटा बाज़ों का आपके सिस्टम में VLC प्लेयर है, आपके सिस्टम में MP4 प्लेयर है, आपके सिस्टम में कोई तीसरा प्लेयर है, तो भाई कंसिस्टेंसी का भी इशू हो जाएगा। चुप करके YouTube पे डाली, वो चल रहा है, किसी का ये वाला मसला भी नहीं है। सर डाटा एक्सेस, मल्टीपल लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, और डाटा इंडिपेंडेंट है फ्रॉम, डाटा इंडिपेंडेंट है। इसकी बात थोड़ा सा आगे जाए करनी, आज ही करनी है, इसी चैप्टर में ही है, लेकिन ये अलग टॉपिक है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। डाटा सिक्योर भी है, फाइल लेवल परमिशन ओनली। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, डाटा टेबल्स की सूरत में होता है नॉर्मली। ये एक दूसरी बात है, मैंने भी आपको बताया सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, रिडंडेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी का इशू नहीं है, एक्सेसिबल है, इंडिपेंडेंट है और सिक्योर है।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो इसको सिक्योर रखता है। मैंने भी सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि यार फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फर्क है। जो आप यूज कर रहे हो ये क्या है, ये फाइल सिस्टम। जो अब आप ये सोचो कि डेटाबेस क्या है। थोड़ा सा मैं आपको बताया कि यार YouTube एक वो जगह है जहां पे ज्यादा डेटा, रॉ फैक्ट्स को कहते हैं, कल पढ़ा दिया था मैंने। डेटाबेस वो जगह जहां पे ज्यादा सारा डाटा पड़ा हुआ है, वो जगह जहां पे ज्यादा सारा डाटा पड़ा हुआ है। इसको समझाने के लिए मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं और मैं ये कहता हूं कि यार ये एयरबेस का नाम कभी सुना है? ये वो जगह है जहां पे ज्यादा सारे जहाज मौजूद होते हैं, इसको एयरबेस कहते हैं। डेटाबेस में डाटा मौजूद है, एयरबेस में जहाज मौजूद है। सर जी इनके साथ ये ना एक कंट्रोल रूम होता है। कौन सा जहाज कहां पर खड़ा है, इसके अंदर कितना तेल है, ये कौन सा बंदा इस जहाज को चला सकता है, कौन सा बंदा इस जहाज को नहीं चला सकता, पूरा सिस्टम होता है एक। यार ऐसे थोड़ी है कि कोई भी बंदा कोई भी चीज लेके जहाज उड़ा के मैं तो आया आधे घंटे तक जहाज चला के ले गया। उसका पूरा सिस्टम है, कौन सा बंदा किस जहाज को चला सकता है, कितना फ्यूल है, क्या मैनेजमेंट है, कहां पर खड़ा है, कहां तक जा सकता है, कितनी ऊंचाई तक जहाज जा सकता है, कहां पे वापस लाके कहां पे पार्क करना है, पूरा इसका सिस्टम है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जिस तरह जहाज के वाले से कंट्रोल रूम होता है, इसी तरह ही डाटे के वाले से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये डाटा पड़ा है, कौन सा डाटा कहां पर पड़ा है, कौन सा बंदा किस डाटा को एक्सेस कर सकता है, किस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, पूरा निजाम है। और ये निजाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारे एसबीआई के अंदर ये इदारा है, यहां पर एक डेटाबेस है। आप सब लोग बच्चों का नाम पता, डाटा भी वहीं पे ही पड़ा हुआ है। एक उसी डेटाबेस में एक जगह पे सारे टीचर्स के सारे लेक्चर भी पड़े हुए हैं। उसी डेटाबेस में एक जगह पर फॉर एग्जांपल उसी डाटा में एक जगह पर बच्चों का रिकॉर्ड है, उसी डेटाबेस में एक जगह पर सारा कुछ मौजूद है कि जनाब किस बंदे की अकाउंट एचआर का सारा डाटा मौजूद है, किस बंदे की कितनी सैलरी है, वो कहां आता है कहां, वो भी डेटाबेस में मौजूद है। उसी डेटाबेस में एक जगह पर अकाउंट्स का सारा डाटा पड़ा हुआ, उसी डेटाबेस में एक जगह पर एचआर का सारा डाटा पड़ा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये तो डेटाबेस, ये समझ लो ये जगह है, यहां पर सारा डाटा रखा हुआ है। आपने एनरोलमेंट कराई, आपको पोर्टल की एक्सेस मिल गई, उस डेटाबेस में उस पर्टिकुलर एजुकेशन वाले एरिया में से उस जगह पर जहां पर कोर्सेज पड़े हुए थे, एक कोर्स की एक्सेस आपको मिल गई। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक्सेस को कंट्रोल किया, जो चीज आपको दिखानी थी उतनी ही दिखाई और उतनी ही आपको प्रोवाइड की गई। सर ये बेसिकली कैसे मुमकिन हो रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मुमकिन हो रहा है। एक अली इमरान है जो आपको पढ़ा रहा है, एक ये स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, बंदे ये दो हैं, दरमियान में एक निजाम है, दरमियान में एक निजाम है। ये जो निजाम है ये इंश्योर कर रहा है कि ये बच्चे आए, इनको ये टीचर सही तरह पढ़ाए, यहाँ पर एसी काम कर रहे हो, यहाँ पर ये कमरे लगे हुए हो, यहाँ पर ये लाइटें लगी हुई हो, ये सारा निजाम सही से चल रहा हो, बाहर पार्किंग हो, सिक्योरिटी गार्ड हो। सर ये मैनेजमेंट है पूरी। इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही ये यूजर है, ये डेटाबेस है, इसके दरमियान में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है?
तो पहले तो डाटा और डेटाबेस को समझें। डेटाबेस वो जगह जहां पे सारा डाटा पड़ा हुआ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके दरमियान की एक चीज है जो क्या कर रही है, जो कि यूजर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रही है। पूरा निजाम बनाया हुआ है, इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। सर यहां तक मेरे साथ आ गए? यानी अब आपको यह समझ आ गया कि डेटाबेस वो जगह है जहां पे डाटा पड़ा हुआ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है। डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है। सर जहाज ने कहां उड़ना है, कहां आना है, कहां जाना है, ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है कंट्रोल रूम। ये कंट्रोल रूम असल में ऐसे ही है जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस में कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं? सर डेटाबेस ढूंढ सकता है डाटा कहां पे है, एक कंपोनेंट ये। डेटाबेस क्यूरी, कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब देगा। सर आप एक चीज समझिए, आप जब गूगल से कुछ पूछते हैं तो गूगल के बैक एंड पर भी एक डेटाबेस है। जब आप गूगल से कहते हैं मैंने नया लैपटॉप लेना है, मुझे कुछ इसके बारे में बताओ, तो वो उसके नीचे गौर करना, कभी आपको सर्चेस देता है 10 मिलियन सर्च, 15 मिलियन सर्च, यानी वो अपनी पूरी डेटाबेस में से इतनी सर्चेस निकालता है कि इतना माल पड़ा हुआ है इससे कनेक्टेड। आप कोई इंटरनेशनल को गाने वाला हो, कोई भी, मेरे ज़हन में फौरी नाम नहीं आ रहा, माइकल जैक्सन, आप माइकल जैक्सन लिखें गूगल पे, मैं भी असल में कोई ऐसा नाम चाह रहा था जो होम्योपैथिक सा हो। माइकल जैक्सन लिखेंगे ना, पता है कितने सर्चेस आएंगी? बिलियंस में। यार जिसकी सर्चेस बिलियन में, उसका पूरा माल कितना होगा? तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब आप अंदाजा लगाओ कि गूगल के डेटाबेस में डाटा है कितना। जिस डेटाबेस में माइकल जैक्सन से रिलेटेड जो सर्च है वो अरबों में जा रही है, तो पूरा डाटा तो इससे बहुत ज्यादा होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये कि जनाब वो सारी डेटाबेस है, आप सर्च करते हैं तो उससे वो डाटा एक्सट्रैक्ट होके बाहर आता है। आप सर्च क्यूरी प्रोसेसर है, interpret and execute database query written in SQL, optimizing them for performance। हाँ, आम तौर पे जब हम समझने की गर्ज से डेटाबेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि डेटाबेस ज्यादा अरेंज किया हुआ है, टेबल की फॉर्म में, रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में, रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को सेव किया होता है। डेटाबेस में तीसरी बात है ट्रांजैक्शन मैनेजर की। ट्रांजैक्शन मैनेजर बुनियादी तौर पे ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए होता है। स्टोर मैनेजर फिजिकली डाटा कहां पर स्टोर होता है इसके लिए होते हैं। सिक्योरिटी मैनेजर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज को इंश्योर करता है। सर जी ये 5 कंपोनेंट्स आपको बताए। सबसे पहले डेटाबेस इंजन, डाटा को स्टोर करना और रिट्रीव करने के लिए ये वाला कंपोनेंट होता है। क्यूरी प्रोसेसर, जो आप उससे बात पूछते हैं उसको प्रोसेस करता है, इसके लिए लैंग्वेज भी होती है SQL। और ट्रांजैक्शन मैनेजर ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है। 4 चीजें हैं, एसिड मॉडल ACID उसके लिए। चौथा स्टोरेज मैनेजर, डाटा को स्टोर, कहां पर डाटा स्टोर होना है, कहां पर एलोकेट होना है, कैसे डाटा को स्टोर किया जाए कि वो कम से कम जगह पर स्टोर हो जाए और ऐसी जगह पर स्टोर किया जाए कि उसको निकालना भी आसान हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आगे सिक्योरिटी मैनेजर हैंडल्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ensuring that only authorized user have access to specific data। सर सिक्योरिटी मैनेजर है, इंश्योर करता है कि डाटा सिक्योर है। मैं ट्रांजैक्शन मैनेजर के ऊपर अभी बात करने लगा हूं
और ट्रांजैक्शन मैनेजर में 4 बातें हैं। सबसे पहली एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहता है कि एक ट्रांजैक्शन एक गो में नहीं होती, इसके कुछ हिस्से होते हैं। वो कहता है मिसाल के तौर पे ए ने बी को $100 सेंड किए, तो इसका पहला हिस्सा ये है कि ए के अकाउंट से $100 कटे। दूसरा स्टेप ये है बी के अकाउंट में $100 आए। वो कहता है ट्रांजैक्शन तब एग्जीक्यूट होगी जब एक ट्रांजैक्शन के जितने टुकड़े हैं वो सारे पूरे हो जाएं। अगर एक ट्रांजैक्शन के 2 टुकड़े हैं और एक टुकड़ा, तो एक हिस्सा तो पूरा हुआ है लेकिन दूसरा हिस्सा पूरा नहीं हुआ, तो इस केस में क्या हो जाएगा? वो कहता है या तो 100% हिस्से पूरे हों, अगर एक भी हिस्सा पूरा नहीं हुआ तो ये पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। आइदर इट इज 100% और लेस देन 100%। अगर ये 100% है तो ओके है, अगर लेस देन 100% है तो नॉट ओके है, खत्म, फिर 0 है। फिर जो पुराना हिस्सा पूरा हुआ है वो भी रिवर्स हो जाएगा। टेक्निकली होता ही है, अगर ए के अकाउंट से पैसे कट के और बी के अकाउंट में पैसे नहीं आए तो फिर ये ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है तो जो ए के अकाउंट से पैसे कटे होते हैं वो वापस ए के अकाउंट में ही आ जाते हैं। तो वो कहते हैं ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट तब होगी जब एक ट्रांजैक्शन के जितने हिस्से थे वो सारे पूरे हो गए। अगर कोई हिस्सा पूरा नहीं हुआ तो वो पूरी ट्रांजैक्शन ही क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। एक एग्जांपल और दे दूं, ए ने बी को चेक दिया 2 लाख रुपए का। ए ने बी को चेक दिया 2 लाख रुपए का। ए के अकाउंट में ही 1 लाख रुपया था, तो ए के अकाउंट से 2 लाख निकलेगा ही नहीं, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती। सर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट सिर्फ तब होगी जब ट्रांजैक्शन में जितने हिस्से हैं वो सारे के सारे 100% पूरे हो जाए। सर कंसिस्टेंसी की बात करने लगा, ये हमारा 2.2 है, कंसिस्टेंसी। दूसरी बात सर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, कंसिस्टेंसी ये है कि कंस्ट्रेंट्स जो है वो मेंटेन की जाए और वो वायलेट नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए तो मैं 1,10,000 रुपए का चेक काटूंगा तो वो कभी ऑनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बैलेंस नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। अकाउंट बैलेंस है 1 लाख, मैंने एटीएम में जाके कहा 1,10,000 रुपए निकाल दो, निकलेगा? वो कहता है नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इस निकलने से बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा और बैलेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जो कंस्ट्रेंट सेट किए हैं उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। ये कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन, आइसोलेशन बड़े मजे की चीज है कि भैया डेटाबेस की एक खूबसूरती है कि वो एक वक्त में मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेती है, लेकिन जब वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही होती तब भी एक एक को एट ए टाइम करती है। अब मिसाल लीजिए, 1,000 रुपए का बैलेंस अकाउंट में, एक ट्रांजैक्शन हुई 100 रुपए ऐड करने की और एक ट्रांजैक्शन हुई 1,100 रुपए विड्रॉ करने की। तो जब भी अगर एट द सेम टाइम 2 ट्रांजैक्शंस क्यू में आ गई हैं, 2 ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम हो गई हैं, रिक्वेस्ट हो गई हैं, तो क्या होगा? अगर ट्रांजैक्शन नंबर 1 पहले एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसका बैलेंस 1,100 हो जाएगा और ट्रांजैक्शन ओके हो जाएगी। अगर ट्रांजैक्शन नंबर 2 पहले एग्जीक्यूट हो गई है तो इसका बैलेंस था 1,000, विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट कितनी थी? 1,100, अकाउंट बैलेंस 1,000 था, तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी। अच्छा, मेरी अब जो जुमला मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, यानी सिस्टम के पास जब 2 ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम आई तो सिस्टम ये नहीं करेगा कि पहले मैं 100 को ऐड करके फिर 1,100 माइनस करूं। नहीं, सिस्टम एट ए टाइम एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो ट्रांजैक्शन ये वाली हो गई तो अगली ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर सिस्टम ने पहले इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया
तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये आइसोलेशन है। उसके बाद आ गया ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद आ गया ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है once a transaction is committed, its effects are permanently saved in the database, even in the event of a system crash, power failure or hardware malfunction. Once the database management system confirms the transaction as successful, the changes made by the transaction become permanent and cannot be removed. सर जी मैं एक मिसाल देता हूं। आपने अपने दोस्त को 1000 रुपए जैज कैश सेंड कर दिए। जब वो सेंड हो गए, आपने फौरन अपने मोबाइल के ऊपर ईंट मार के उसे तोड़ दिया कि किसी तरह ये जो 1000 चला गया ये वापस आ जाए। आ जाएगा? जो गया हो गया। सर एक बार जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो बस फिर आप जो मर्जी करें, वो परमानेंट होती है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। अब एक ही तरीका, अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि मुझे पिछले दिनों फोन आया कि हमने गलती से आपके अकाउंट में 5000 रुपए जायज कैश करा दिए, वो वापस कर दें। अब वो मुझसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है? अगर वो ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर सकता होता तो मुझे कभी भी फोन ना करता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब हम तो शरीफ आदमी, मैंने कहा भाईजान मैं देखता हूँ, अगर आया होगा तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। कहते हैं फलान नंबर पे सेंड करें। मैं कहा नहीं, जिस नंबर से आया मैं उसी नंबर पे ही सेंड करूंगा। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मीनिंग देयर बाय वो ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। हम ये बात समझाना चाह रहे हैं कि एक बार जब ट्रांजैक्शन हो गई तो फिर हो गई, फिर गई, फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगली बात है कि इसके सेवरल अदर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। एसी मॉडल तो है ही है। रिलेशनल बेस्ड टेबल्स, आपको बताता चलूं कि जब भी हम बात करेंगे डेटाबेस की तो हम इसको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में असेस कर रहे होंगे। जब हम बात करेंगे डेटाबेस की तो हम इसको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में असेस करेंगे। डेटाबेस के मल्टीपल यूजर्स, डेटाबेस के मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। सपोर्ट कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स अलाउइंग कोलैबोरेशन। मल्टीपल एक्सेस, एक से ज्यादा यूजर्स डेटाबेस के। सर सपोर्ट कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स अलाउइंग कोलैबोरेशन विद डाटा कॉन्फ्लिक्ट। कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी, सर ये तीसरी बात है। डेटाबेस इंश्योर करता है कि डाटा कंसिस्टेंट रहे, यानी प्राइमरी की और फॉरेन की, ये दो चीजें हैं, ये नोट करेंगे। आज में मैंने आपको सिखानी है, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की। ये वाली बात बताता हूं। मैं आपको बुनियादी तौर पे बता ही रहा हूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। रिलेशनल बेस्ड टेबल्स, जब भी डेटाबेस की बात होगी और उसमें जनरल बात हो रही होगी तो आपने हमेशा यही अज्यूम करना है कि डेटाबेस से मुराद है टेबल्स यानी रॉज एंड कॉलम्स। मल्टीपल यूजर एक्सेस, एक से या ज्यादा यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी, डेटाबेस में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। डेटाबेस जैसी सेव की गई है वैसे ही रहे और उसमें कोई तब्दीली ना हो। सिक्योरिटी अगला पॉइंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। जिस बंदे का जो काम है उसको वो वाली एक्सेस दी जाएगी। स्टूडेंट को हम क्यों एचआर की एक्सेस देंगे? स्टूडेंट को हम कौन सी एक्सेस देंगे? जो कोर्स उसको चाहिए उसकी एक्सेस देंगे। सर जी क्यूरी लैंग्वेज है एसक्यूएल की, एसक्यूएल डेटाबेस की लैंग्वेज है जिसके जरिए हम क्यूरी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं। सर अब ये वाली सारी बातें मैंने आपके साथ कर दी, ये बुनियादी बातें थी। मैं अब आपको डेटाबेस के अंदर घुसाने लगाऊं तवज्जो से। अभी तक जितनी बातें की हैं
इसको मैं कहता हूं ये सिर्फ बाहर बाहर से देख रहे थे डेटाबेस क्या है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने अभी तक आपको ये बताया कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ट्रांजैक्शंस में जब हम ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें एसिड मॉडल है वो क्या होता है। ये चारों बातें मैंने आपको अभी तक कीमती बताई हैं, लेकिन अब जो बात मैं करने लगा हूं ये जरा ज्यादा डीप है, जरा इसको समझिएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सर यार आपने कभी नोटिस किया कि हमारे घर में और हर जगह पर ये सामने बटन लगे हुए हैं स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए, हमें ये नजर आते हैं, लाइट चलाते हैं और बंद करते हैं इसकी बेस पर, लेकिन इसके बैक एंड पर क्या है? इसके बैक एंड पर आपके घर में एक जगह पे अलमारी बनी होगी और उसके बैक एंड पर मेन बोर्ड होगा, सारी बिजली इधर से आती है, लेकिन हम अपने बच्चे को कभी नहीं कहते कि बेटे यहां से लाइट चलाओ, हम उसे हमेशा कहते हैं इस जगह से लाइट चलाओ। सर इस मेन बोर्ड से बिजली किधर से आ रही है? इस मेन बोर्ड के पास पावर हाउस। सर एक कॉन्सेप्ट है आईटी में एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि जो लाजमी मेन फीचर आपसे रेलेवेंट है वो दिखाए जाएं और जो फीचर आपसे रेलेवेंट नहीं है वो छुपाए भी जाएं। यानी आपके पास बाइक है, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आपको पता होता है यार इसकी स्क्रीन इतनी शार्प है, इसके फॉर एग्जांपल इतनी मेमोरी है, इतनी हार्ड ड्राइव है, इतनी स्टोरेज है, इतनी स्पीड है, ये फॉर एग्जांपल वो लगा हुआ है प्रोसेसर है। अच्छा ये सारी चीज आपको नजर आ रही है, लेकिन कभी आपने ये देखा कि इसके मदरबोर्ड में कितने आईसी लगे हुए हैं? सर जो काम की चीज आपसे रिलेटेड है वो आपको दिखाई जा रही है और जो चीज आपसे रिलेटेड नहीं है वो आपसे छुपाई भी जा रही है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही हमारी गाड़ी की बात कर लें या बाइक की बात कर लें। आप बाइक पे बैठते हैं, आपके सामने एक स्पीडोमीटर है, स्पीड आ रही है, फ्यूल आ रहा है, ये चीज दिखा रही। इंजन किस तरह काम कर रहा है कभी देखा है? उसने उसको छुपा दिया, उन्होंने कहा यार ये आपसे रिलेटेड चीज नहीं है। पंखे के अंदर कैपेसिटर क्या कर रहा है, मोटर कैसे चल रही है, ये आपको नहीं दिखा रहा, आपको ये बता रहा है ये बटन है इसको दबाएं या ये कम आहिस्ता और तेज कर। यार मेरा पॉइंट, मैंने 3-4 एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं। सर असल में ये मेन कॉन्सेप्ट है आईटी में भी। वो कहता है यार आपसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके सामने रखेंगे और जो चीजें आपसे रिलेटेड नहीं है वो आपसे छुपा भी लेंगे। सर जी अब ये जरा देखना, मैंने बेस बना दी है, मैं अब आपको डेटाबेस के अंदर लेके जा रहा हूं और डेटाबेस में मैं कहता हूं कि यार आप लोग जब लॉगिन आईडी पासवर्ड लेते हैं आपका व्यू आपको क्या नजर आता है और मुझे क्या नजर आता है? सर जी मैं सबसे पहले टीचर के व्यू की बात करने लगा हूं। सर जी ये सारे चैप्टर्स हैं मेरे पास, ये एडिट की ऑप्शन और ये डिलीट की ऑप्शन, ठीक हो गया? अच्छा जी मैंने कहा चैप्टर नंबर 5, उसने कहा ये, इसने मुझे ऑप्शन दी नया चैप्टर ऐड करना है या आपने वीडियो एडिट या ऐड करनी है। लेट्स से मैंने कहा जी वीडियो एडिट करनी है और मैं इस तरफ पहुंचा तो इससे मुझे बता दिया कि जनाब ये आपका लेक्चर ऐड हुआ है, मजीद ऐड करने के लिए यहां पर ड्रॉप करें। ये वो व्यू है जो मैं देख रहा हूं। अच्छा जनाब अब ये स्टूडेंट का व्यू है। स्टूडेंट का क्या व्यू है? सर जी ये चैप्टर नंबर 4 उसने क्लिक किया, उसके पास ये वीडियो आ गई, उसने वीडियो पे क्लिक किया, वीडियो चलने लगी। बता क्या रहा हूं, टीचर का व्यू मुख्तलिफ है, स्टूडेंट का व्यू मुख्तलिफ है। डाटा बैक एंड पे नीचे डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन जो बंदा जिस साइड से आ रहा है उसको वो वाली चीज दिखाई जा रही है।
और भाई आपको क्यों देंगे एडिट की ऑप्शन, आपको क्यों देंगे डिलीट करने की ऑप्शन? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको प्ले करने की ऑप्शन देंगे, आप प्ले करेंगे वीडियो को। पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये व्यू लेवल है, तो डाटा नीचे पड़ा हुआ है, आपको डाटा नहीं दिखा रहे, आपको जो आपसे रिलेटेड चीज है बस उतनी दिखा रहे हैं, बाकी छुपा रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये एब्स्ट्रैक्शन है, और यही बात है यूजर। ये यहां पर मैंने लिखा था ना यूजर, और यहां पर लिखा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यहां पर लिखा था डेटाबेस। सर ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसकी आगे 3 लेयर्स हैं। एक एंड यूजर, सर जी ये यूजर के अंदर, ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है मैंने इसको खोल दिया। यार अभी थोड़ी देर पहले यही डायग्राम दिखाई थी ना, अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को खोल दिया। इसके अंदर 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है व्यू लेवल, वो जो आप और मैं देख रहे हैं, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। सर इस पर आपको कुछ नजर आ रहा है, मुझे कुछ नजर आ रहा है। सर जी अगर एचआर का बंदा होगा तो उससे एचआर से रिलेटेड डाटा नजर आएगा, अकाउंट्स का बंदा होगा तो उससे अकाउंट से रिलेटेड डाटा नजर आएगा, फाइनेंस का बंदा होगा उससे फाइनेंस से रिलेटेड डाटा नजर आएगा। भैया जिसका जो काम है उसको उतनी ही एक्सेस देंगे ना, उसको उतना ही नजर आना चाहिए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये है व्यू लेवल। दूसरे नंबर पे आ गया कॉन्सेप्चुअल लेवल। इसके नीचे स्ट्रक्चर होता है, इस व्यू लेवल के अंदर स्ट्रक्चर होता है, यूजर से छुपा हुआ है, यूजर से छुपा हुआ है। ये किसको नजर आ रहा है? ये बेसिकली डिजाइनर को नजर आ रहा है कि हमने इस सॉफ्टवेयर को, इसको डिजाइन कैसे करना। और सर मेरा पॉइंट समझ आया? ये दूसरी बात है। कॉन्सेप्चुअल लेवल भी कहते हैं और स्ट्रक्चर लेवल भी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल और स्ट्रक्चर लेवल ये दूसरा लेवल है, और इसके नीचे फिजिकल लेवल है। फिजिकल लेवल तीसरा लेवल है, इसको इंटरनल लेवल भी कहते हैं। सर कॉन्सेप्चुअल लेवल ये बताता है डाटा किस तरतीब में पड़ा हुआ है, डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, डाटा किस तरतीब में पड़ा हुआ है और डाटा का स्ट्रक्चर क्या है। सर ये हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल है, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल है। और इससे नीचे क्या आ गया? फिजिकल लेवल आ गया। फिजिकल लेवल ये बताता है कि डाटा एक्चुअल में पड़ा किधर हुआ है। सर मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं, आपको ये वाली चीजें नजर नहीं आ रही, क्यों? आप जब सिस्टम पर जाते हो तो आपको नजर आता है सिर्फ व्यू। व्यू लेवल में आपको सिर्फ आपका डाटा जो आपसे रिलेटेड होता है वो नजर आता है। आपने नहीं कभी सोचा कि सर मैंने तो अपना कोर्स खोला है, तो जो एसबीआई का दूसरा डाटा है वो कहां करके प्लेस्ड है, वो कौन से सर्वर में है, वो कौन सी ड्राइव में है, वो ड्राइव में किस जगह पर पड़ा हुआ है। हम कहेंगे यार ये आपसे रिलेटेड बात ही नहीं, आपको आपका डाटा मिल रहा है बस ठीक है। कभी आपने सोचा है कि यार जो मैंने जी ड्राइव पर डाटा रखा हुआ है ये पड़ा किधर है? ये मलेशिया में पड़ा हुआ है, इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, यूएस में, ये है किधर? कहते यार आपसे मतलब, क्लिक करो डाटा आपके पास आ जाएगा, बस काफी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर लेयर्स बना दी उसने, लेयर्स बना के गेम ये की, आपको सिर्फ व्यू लेवल पे रखा, तरतीब अपनी मर्जी की, कहां पर रखा हुआ है उनकी मर्जी है, एनक्रिप्ट करके रखा हुआ है, किसने एनक्रिप्ट किया हुआ है उनकी मर्जी है। सर आप जब कहेंगे आपको वो डाटा अवेलेबल होगा। ये लेयर्स उसने 3 बना दी, एक व्यू लेवल, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक फिजिकल लेवल। पास पेपर में एक सवाल आया, पास पेपर में एक सवाल आया, उसने कहा मिस्टर ए ने 104 नंबर सीट 2 बंदों ने खरीद ली, गलती हुई है? यस हुई है। किस लेवल की गलती है? व्यू लेवल की गलती है,
कॉन्सेप्चुअल लेवल की गलती है या फिजिकल लेवल की गलती है? सर जी पता चला ये कॉन्सेप्चुअल लेवल की गलती है। एक सीट एक से ज्यादा बंदा कैसे खरीद सकता है? तो सर समझ आ रहा है। फिर उसने एक सवाल में, अगले सवाल में पूछा कि भाई डेटा रेलिवेंट जगह पे स्टोर नहीं हुआ, तो ये कौन सी गलती है? ये फिजिकल लेवल की गलती। फिर उसने कहा मिस्टर ए जो था वो मिस्टर सी का डाटा और उसकी सैलरी भी देख पा रहा था, ये कौन से लेवल की गलती है? तो यार अगर आप वो आपके पास ये वाले राइट्स आ गए हैं कि आप वीडियो को एडिट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, तो ये राइट आपके पास नहीं होने चाहिए थे। ये कौन से लेवल की गलती है? ये व्यू लेवल की गलती है। पास पेपर में पिछले टर्म में ये वाला सवाल है। तो भैया आपको ये बताना जरूरी है कि किस लेवल की गलती है। आपको ये वाली बात बताना जरूरी है कि गलती किस लेवल की है और किस लेवल पे हो क्या रहा है। सर जी व्यू लेवल पर सिर्फ नजर आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर स्ट्रक्चर है, तरतीब है, किस तरह ऑर्गेनाइज हुआ है, हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसकी तरतीब क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पर है। और फिजिकल लेवल पे एक्चुअल में डाटा कहां पर पड़ा हुआ है, किस तरतीब कहां पर पड़ा हुआ है, इंडेक्सिंग क्या नंबर लगा होता है। जब डाटा को सेव करते हैं ना तो डाटा पे एक नंबर लगा देते हैं उस फाइल पे, ताकि बाद में उसको ढूंढना आसान हो। आप हमारे पास आए, हमने एक आपको CRI कैप वालों ने आपको एक CRN नंबर दिया हुआ है, हम CRN की बेस पर आपको ढूंढते हैं। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो नंबर लगा होता है। सर जी वो इसकी बात कर रहा है। तो ये नंबर किस लेवल पर लगता है? फिजिकल लेवल पे लगता है, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक हो गया सर जी। तो भैया एक्सटर्नल लेवल सर जी अगर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ व्यू नजर आ रहे थे, कौन से लेवल की गेम है? सर जी ये एक्सटर्नल लेवल की, व्यू लेवल की गेम है। मुख्तलिफ लोगों की ऑथेंटिकेशन है। अगर मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि गलत पासवर्ड डाल के भी आप एंटर हो गए हैं सिस्टम में, तो ये कौन से लेवल की गलती है? सर ये व्यू लेवल की, एक्सटर्नल लेवल की गलती है। ऑथेंटिकेशन इस लेवल पर होनी थी। पास पेपर में सवाल आया, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। सर सिंप्लीफिकेशन, यूजर डाटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखता है और डेटाबेस का स्ट्रक्चर और डाटा कहां पे सेव हुआ उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखता। उसने 4 नंबर का पूछा, आप बताएं किस लेवल की गलती है? 6 नंबर का पूछा था, हर एक लेवल के 2-2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। रट्टे वाला सवाल था वो, सिंपल। आपने इसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देने थे। सर कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है? लॉजिकल लेवल, डाटा ऑर्गेनाइज किस तरह है, डाटा की तरतीब क्या है, एक डाटा दूसरे डाटा से रिलेटेड किस तरह है, ये वाली सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आती हैं। सर आपको पता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पर भी विजिबल नहीं होता कि डाटा स्टोर किस तरतीब में हो रहा है। ये उससे निचला लेवल होता है जिसको कौन सा लेवल कहते हैं? इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होते हैं, डाटा इंटेग्रिटी इंश्योर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर होती है। फिजिकल स्टोरेज, इंडिपेंडेंस फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज, ये भी कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात। द कॉन्सेप्चुअल लेवल हाइड्स द फिजिकल डिटेल फ्रॉम यूजर सो दे डू नॉट नीड टू नो हाउ द डाटा इज स्टोर्ड। फिजिकल लेवल पर डाटा किस तरह स्टोर किया गया है इस पर बात होती है फिजिकल लेवल पर। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इसकी डिटेल नहीं पता होती। सर जी इसके बाद आ गया था आपका इंटरनल लेवल, और इंटरनल लेवल में फिजिकल व्यू की बात थी। उसने पूछा था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक जगह पर उसने सवाल पूछा, डाटा को सही जगह पर स्टोर नहीं किया, डाटा को सही जगह पर स्टोर नहीं किया, ये कह दिया। एक जगह पर उसने कहा डाटा को एनक्रिप्ट करके स्टोर नहीं किया। ये किस लेवल की गलती थी? सर ये फिजिकल लेवल की गलती थी। पिछली अटेम्प्ट का सवाल है जो मैंने आपको बातों बातों में बता दिया। सर अगर वो आपसे ये पूछे कि बेनिफिट्स क्या है,
एक की बेनिफिट्स ऑफ थर्ड लेवल, ये मैंने आपको जो बेस बना दी और जो कॉन्सेप्ट दे दिया, इसके बाद आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। हाँ, अब हमारी सिर्फ एक बात चैप्टर 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से रह गई है, जो कीमती बात है मैं वो बताऊंगा, फिर आगे चलूं, और वो है डेटा इंडिपेंडेंस। मेरे मुताबिक वो वाला सवाल आ गया हुआ है, ये वाला सवाल अब आना है। यहां आएगा एसिड मॉडल में से, यहां आएगा डेटा इंडिपेंडेंस। सर जी डाटा आपने डाटा सेव किया हुआ है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, डाटा किस तरतीब में सेव किया हुआ है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने फाइल पे क्लिक करना है, आपकी वीडियो चल जानी। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो बेसिकली इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने किया क्या? सर एक पर्दा लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया आपके सामने व्यू लेवल पर, उसको आपको वहीं पे ही रोक दिया। अब डाटा किस तरतीब में सेव है ये आपकी सरदर्द नहीं है, डाटा कहां पर सेव है ये भी आपकी सरदर्द नहीं है। वो कहते हैं आप बताएं आपको चाहिए क्या? आपने कहा मैं ये वाली वीडियो चलाना चाहता हूं, उसने क्लिक की, वीडियो चल गई, बस अल्लाह पाक शुक्र। वो कहता है डाटा किस तरतीब में अरेंज है ये आपकी सरदर्द नहीं है, डाटा कहां पर स्टोर्ड है ये आपकी सरदर्द नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको पता है जो डाटा आपने जी ड्राइव पर सेव किया हुआ है, ये डाटा एक्चुअल में कहां पर पड़ा हुआ है नहीं पता। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने 12 साल पहले जी ड्राइव पर डाटा सेव किया था, आज तक वो डाटा सेव्ड है। और गूगल वाले बंदों ने पहले इंडिया में डाटा सर्वर्स अपने शिफ्ट किए, फिर मलेशिया में शिफ्ट किए, फिर यूके में किए। मेरा डाटा पता नहीं किधर किधर घूमता रहा, मैंने तो कभी नहीं जाकर पूछा भाई कहाँ पे डाटा लेके जा रहे हो। उसने कहा भाई आपको डाटा चाहिए बताओ, मैं कहा जी चाहिए, क्लिक किया डाटा आ गया, मेरे लिए डाटा अवेलेबल है। उसने कहा कि बस तुम्हारे डाटा को किस तरतीब में अरेंज किया है, तुम इससे इंडिपेंडेंट हो गए हो। तुमने मेरे डाटा को एनक्रिप्ट करके सेव किया या नहीं किया, और अगर एनक्रिप्ट करके सेव किया है तो अगली बात यह है कि ये वाला डाटा कहां पर सेव किया है, इंडिपेंडेंट हो गया हूं मैं इससे, मेरा डाटा जब मैं चाहूं मेरे लिए अवेलेबल है। उसने कहा डाटा इंडिपेंडेंस दो चीजें हैं, एक लॉजिकल इंडिपेंडेंस, डाटा किस तरतीब में सेव किया हुआ है, किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वो कहता है यूजर इससे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जब जो डाटा वो चाहेगा उससे अवेलेबल हो जाएगा। तो लॉजिकल स्कीमा तो डिफाइन करता है डाटा ऑर्गेनाइज किस तरह और रिलेटेड किस तरह है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस ये है कि आप अगर कोई बंदा, अगर सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स डाटा की तरतीब बदलेंगे तो इससे डेटाबेस डिसरप्ट नहीं होगी, डेटाबेस चलती रहेगी। डाटा की तरतीब बदलने से, डाटा का स्ट्रक्चर बदलने से डेटाबेस की ऑपरेशन पे, फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर जी मैंने सारे बच्चों का डाटा पास रख के उनको कहा कि सबसे पहले इस डाटा को तरतीब में लाओ, नेम वाइज, ए वाले बच्चे पहले, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं रोल नंबर वाइज तरतीब में लिखो। सर मैंने डेटाबेस में तब्दीली की है, लेकिन इससे डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बच्चा जब चाहेगा उसको हम सर्च भी कर लेंगे और उसकी सारी डिटेल निकाल भी लेंगे। मीनिंग देयर बाय डाटा को तब्दील किया, लेकिन इसकी वजह से उसके ऑपरेशंस में कोई तब्दीली नहीं आई। इससे फायदा ये होता है कि जब डेटाबेस को अपग्रेड करना होता है तो आपके ऑपरेशंस खत्म नहीं होते, ऑपरेशन मुतासिर नहीं होते। सर जी अगली बात आपसे करने लगा हूं फिजिकल इंडिपेंडेंस। गूगल वालों ने अपने सारे जो ये अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया से सारे सर्वर्स उठा के मलेशिया ले गए। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने सर्च किया था माइकल जैक्सन पहले भी, अब भी कर रहे, हमें तो मिल गया, अल्लाह पाक शुक्र। यानी वो डाटा
लॉजिकली कहां वो डाटा फिजिकली कहां पर सेव हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। वो डाटा फिजिकली कहां पर सेव हो रहा है इससे फर्क। वो कहता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब ही ये है कि अगर इंटरनल स्टोरेज का मैकेनिज्म बदल जाए, जगह बदल जाए, रीलोकेट हो जाए, इंडेक्सिंग बदल जाए, उसको जो नंबर लगाए थे डाटा को स्टोर करने के लिए, पहले वो 3 डिजिट होते थे 101, अब 4 डिजिट होते हैं 1012, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। हमें तो डाटा चाहिए था, हमने क्लिक किया, हमें मिल गया। वो कह ये रहा है कि आपने डाटा को रीलोकेट किया, डाटा को री इंडेक्स किया, डाटा को कंप्रेस किया, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा यूजर पे या एप्लीकेशन पे। इसका मतलब है कि आपका डाटा फिजिकली इंडिपेंडेंट हो चुका है। सर जी, एक लॉजिकल इंडिपेंडेंस है और एक फिजिकल इंडिपेंडेंस है, ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी। इसके साथ बेनिफिट्स हैं, वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 में मेन रिवीजन वाले सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर दिए। एक बार ये पूरा चैप्टर आपने गो थ्रू जरूर कर लेना।